हेलो एवरीवन। आज हम लोग हैं मिस्टर वैभव श्रीवास्तव के साथ में। और वैभव ने 2018 से 2014 से 18 के बीच में अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री अचीव करी है। और वैभव इस समय सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में है, सीनियर पोजीशन पे। और इनका रिएक्ट पे काम है। रिएक्ट पे ही काम है वैभव। तो जी सर। हम जब वैभव पढ़ा रिएक्ट। करते थे तो वैभव और हमारा बड़ा तगड़ा बॉन्डिंग थी, क्योंकि वैभव का वेब में बड़ा ही जबरदस्त इंटरेस्ट था शुरू से ही। तो मैं चाहता हूं कि अ, वैभव, आपका सबसे पहले हुआ था यू सर्टिफाई में ना, इलाहाबाद में ही यू सर्टिफाई में हुआ था। यू सर्टिफाई में हुआ था। तो मैं चाहता हूं कि आप बताइए कि किस किस तरीके से कंपनी में काम हुआ, यू सर्टिफाई में कैसे काम हुआ, और आगे किस तरीके से, मतलब जिससे हमारे बच्चे मोटिवेटेड हो सकें। और वो अपना एक प्लान कर सकें कि अगर हमें वेब डेवलपमेंट में कोई काम करना है तो हम किस तरीके से अपना पाथ अचीव कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल। सो अगर हम स्टार्टिंग से बताएं तो 2014, जैसे सर आपने बताया कि हमने हम्म। बीटेक में एडमिशन लिया। हम्म। एंड उसके बाद सर सारी फर्स्ट ईयर में तो हमारे कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, हम सब कुछ पढ़ते हैं। फिर आई थिंक आपसे मेरी मुलाकात हुई सेकेंड ईयर में, जब आपने हमको पढ़ाना शुरू किया। अ, हम्म। हम्म। तो अगर मतलब इवेंचुअली जो मेरा इंटरेस्ट आया वेब डेवलपमेंट में, लाइक कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट मेरा बचपन से था सर। अच्छा। मतलब बहुत शौकीन था हम। बहुत सारे इंसिडेंट्स है, अगर उसको हम बताने बैठेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। टू गिव एक हम्म। शॉर्ट एग्जांपल, हम क्लास फिफ्थ में थे। तब हमने तब उस टाइम होता था कि इंजीनियर्स को बुलाना पड़ता था घर में, अगर आपके पीसी में जो कुछ दिक्कत आ गई तो हमने उसको हम्म। ऑब्जर्व किया एक दो बार, वो आया और रैम को उसने साफ साफ करके और वापस लगा दिया और वो सिस्टम सही चलने लगता था। तो हम अच्छा। क्लास फिफ्थ में जो है पीसी वगैरह खोल करके अपने से ही स्क्रू ड्राइवर से, और जैसा उसने किया वैसा करके कर दिया एंड वो चलने लगा। बहुत अच्छा, तो वेरी गुड। ये मतलब इंटरेस्ट की बात थी। हाँ, लेकिन सर जब आपसे मिले, हमने आपसे वेब डेवलपमेंट पढ़ा, तब एक हम्म। काफी इंटरेस्टिंग चीज लगी और ये समझ भी आया कि हाँ, दुनिया यही है आज। जो सब कुछ वेबसाइट से ही चल रहा है, ऐप से ही चल रहा है। तो कि ये ऐसी अच्छी चीज है जो हम अगर इसको पढ़ें और सीखें तो उसका स्कोप बहुत ज्यादा है फ्यूचर में। मतलब हम्म। बाकी सारी चीजें भी हैं, लेकिन वेब डेवलपमेंट में आपको एक सामने एक रियलिटी दिखती है, आप जो आप क्रिएट करते हो आपको तुरंत उसका आउटपुट दिखता है। एंड हम्म। यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डू विद, आप बहुत क्रिएटिव हो सकते हो इसके साथ। एंड हम्म। ये सारी चीजें होती हैं, तो ये एक इस वजह थी वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करने की। सो हम्म। करंटली तो मैं अभी मोबाइल डेवलपमेंट कर रहा हूँ, मतलब रिएक्ट नेटिव से भी मतलब काम करते हैं, तो बेसिकली हम इतनी देर मोबाइल एप्स में ही काम करते हैं, वेब में काफी कम हो गया है। बट हाँ, आपको स्टार्ट करना है तो वेब डेवलपमेंट एक बहुत ही अच्छी चीज है जिससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, जैसे आप इसमें रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव पे हैं, तो रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव में बेसिक डिफरेंस क्या है? सो दोनों ही जावास्क्रिप्ट के जो है लाइब्रेरी हैं। रिएक्ट हम्म। इज बेसिकली जो है वेब के, जैसे आपने कहा कि वेब डेवलपमेंट है, तो वेब हम्म। डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। रिएक्ट नेटिव का ये मतलब हो गया कि नेटिव एप्स जब हम बात करते हैं तो एंड्रॉयड और आईओएस स्पेसिफिक एप्स, तो हमारा एक सिंगल कोड बेस होता है। हमको हम्म। एंड्रॉयड के लिए अलग और आईओएस के लिए अलग कोड लिखने की जरूरत नहीं है। सेम कोड, तो इट विल वर्क। तो जैसे बच्चे कोटलिन पढ़ना चाहते हैं या एंड्रॉयड पढ़ना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि अगर हम उनको रिएक्ट नेटिव पढ़ा दें तो इन दोनों को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं है, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही तो कहा आपने। तो तो फिर मेरा यहाँ पे काउंटर क्वेश्चन है आपसे, आप ही जवाब दे सकते हैं बेहतर ढंग से। तो फिर कोटलिंग और जी, एंड्रॉयड, मतलब अगर ये लॉजिक सही है तो इस लॉजिक के हिसाब से तो कोटलिंग और एंड्रॉयड को मार्केट से बाहर हो जाना चाहिए। तो कोटलिंग और एंड्रॉयड मार्केट मार्केट से से बाहर क्यों नहीं हो रही हैं? सर देखिए, हर कंपनी की, हर स्टार्टअप्स बोले या हर इंडस्ट्री में अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी। कुछ हम्म। कंपनियां हैं जो अभी तक टारगेट करती थी सिर्फ एंड्रॉयड पर। हम्म। एंड कॉटलिन, जैसा सब जानते हैं कि गूगल ने डेवलप किया, एंड वो हम्म। ज़्यादा फीचर्स देते हैं इंटीग्रेट करने के लिए। एंड हम्म। एंड्रॉयड, क्योंकि एंड्रॉयड भी गूगल का ही है। हम्म। तो कॉटलिन भी उन्होंने लाया कि एक मार्केट में हम नया चीज लाएंगे जो कि शायद सक्सेस हो जाए। मतलब हर हम्म। कंपनी अपना प्रोडक्ट यही सोच करके करती है। बट हम्म। रिएक्ट का जो फीचर है हमारा कि ये दोनों के लिए कोड बेस देता है। हम आप एंड्रॉयड और आईओएस को सेपरेटली डेवलप करने की जरूरत नहीं है। तो हम्म। मल्टीपल चीजें होंगी जो रिएक्ट से ज्यादा बेटर अवेलेबल होंगी कॉटलिन पे। बट जब हमारी यूज केस की बात आती है, मेंटेनेबिलिटी की बात आती है, हमको नंबर ऑफ डेवलपर्स कितने चाहिए उसकी बात आती है, तो रिएक्ट उन सब में सबसे आगे होता है। क्योंकि ओके। आप एक डेवलपर जो है वो एंड्रॉयड और आईओएस दोनों के लिए काम कर सकता है, ना कि अलग अलग के लिए। जी।
तो हम लोग कोटलिन की बात कर रहे थे कि कोटलिन क्यों मतलब अगर हम लोग ऐसे बात करें तो फिर तो कोटलिन को और एंड्रॉयड को मार्केट से बाहर चले जाना चाहिए, फिर ये क्यों एग्जिस्ट कर रही हैं, अभी भी परसिस्ट कर रही हैं? हाँ तो सर, जैसा कि वही बता रहे थे कि कुछ फीचर्स हैं जो वो देती हैं एंड्रॉयड स्पेसिफिक डिवाइसेस के लिए, जो कि हमको ज़्यादा इजी होता है वहाँ पे डेवलप करने के लिए। और मतलब कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो बिजनेस समझता है कि नहीं, हमको कुछ ऐसे चीज़ें आ सकती हैं जो हमको कॉटलिन में करना ज़्यादा अचीवेबल होगा, ज़्यादा इजी होगा। सो वो कंपनी डिसाइड करके फिर वो मूव करती हैं कि वेदर दे हैव टू गो विद कॉटलिन और वेदर दे हैव टू गो विद रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव। सो मतलब यूज केसेस पे डिपेंड करता है एंड नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है कि क्या रिक्वायरमेंट्स होगी हमारी। बट टू लाइक फॉर फ्रेशर्स, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मतलब इस टाइम जो मार्केट में है दैट इज रिएक्ट। अगर आप हम्म। रिएक्ट करेंगे, यू हैव मोर चांसेस ऑफ गेटिंग एंड लैंडिंग अ जॉब इन रिस्पेक्ट टू कॉटलिन और सम अदर थिंग्स। अच्छा, मैं अगर रिएक्ट की और ये एंगुलर की तुलना करूं तब आपका क्या परसेप्शन है इसमें? एंगुलर सर, रिएक्ट ज़्यादा मॉडुलर हमको है, हम्म। हमको ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं एंड इसमें एक वास्ट लाइब्रेरी हमारे पास है डेवलपर्स की, जो कि हमेशा अपडेट करता रहता है कुछ ना कुछ चीज़ें। ठीक है, एंड हम्म। इट्स बैक्ड बाय फेसबुक। तो फेसबुक की इंजीनियरिंग टीम है जो कि रिएक्ट को जिसने लॉन्च किया था, उसका सपोर्ट बहुत अच्छा है। एंड दे कीप ऑन अपडेटिंग द थिंग्स, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती है हमारी कि ये चीज़ें हमको और मॉडुलर बना सकते हैं, ये इसमें हमको दिक्कतें हो रही हैं, तो उसमें सपोर्ट ज़्यादा अच्छा है रिएक्ट का। फर्स्ट थिंग इज वन। एंड दूसरा, इसको इंटीग्रेट करना आपके प्रोजेक्ट्स में, दैट इज मच मोर इजियर देन एंगुलर। एंगुलर के कुछ चीज़ें हैं जो आपको स्पेसिफिक लगेगा, एंगुलर आपको सीखना पड़ेगा। बट रिएक्ट में क्या होगा कि अगर आपको सफिशिएंट जावास्क्रिप्ट आती है तो रिएक्ट में आपको बहुत टाइम नहीं लगता है सीखने में। तो एक ये प्लस पॉइंट होता है। मतलब अगर मुझे मान लो कि किसी भी एक्स बंदे को अगर रिएक्ट पूरा पढ़नी है तो क्या उसको पूरा जो मर्न स्टैक है पूरा पढ़ना पड़ेगा, रिएक्ट को अलग से भी पढ़ ले तो काम चल जाएगा? नहीं सर, सिर्फ रिएक्ट भी पढ़ सकता है। ओके। और स्पेसिफिकली अगर उसको जावास्क्रिप्ट की बेसिक नॉलेज है तो ही हम्म। कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन रिएक्ट। ऐसा कुछ नहीं कि हमको जावास्क्रिप्ट पूरी एकदम एडवांस लेवल की आनी चाहिए एंड देन ही हम रिएक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जावास्क्रिप्ट आती है बेसिक लेवल की तो आप रिएक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। रिएक्ट का डॉक्यूमेंटेशन, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, वो बहुत ही क्लियर है एंड बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है। तो आप एक बार स्टार्ट करेंगे तो व्हेन यू विल गो विद द फ्लो, आपको सारी चीजें समझ आने लगती हैं अपने आप। नहीं, रिएक्ट का भी एक दिक्कत है कि जैसे आपको याद हो, जैसे जावास्क्रिप्ट की भी एक दिक्कत ये है कि हम लोग जब जावास्क्रिप्ट पढ़ते थे, अभी भी जो हम लोग वेब टेक्नोलॉजी में पढ़ाते हैं, वो जी जी। जावास्क्रिप्ट वेब ब्राउज़र के अंदर वाली जावास्क्रिप्ट है, जो ब्राउज़र के हाँ, अंदर रन करता है हमारा। लेकिन राइट आज की डेट में जो जावास्क्रिप्ट की ज़्यादातर बात होती है, वो नोड वाले प्लेटफ़ॉर्म की बात होती है। तो ये दोनों अलग-अलग कहानी है। तो कंपनियों में किस तरीके से ब्राउज़र वाली जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल हो रही है और किस तरीके से जो नोड वाली जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल हो रही है, ये दोनों कैसे अलग-अलग हो रही हैं। और मतलब अगर वेब टेक में तो चूँकि कोर्स में है हमारी ब्राउज़र वाली जावास्क्रिप्ट में, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लाइंट साइड। तो लेकिन कंपनी में किस तरीके से परसू, या मेरे ख्याल से तो अगर आप रिएक्ट में जाते हैं तो फिर आपको नोड वाली जावास्क्रिप्ट पढ़नी पड़ेगी, मतलब टाइप स्क्रिप्ट वगैरह। नहीं सर, ऐसा नहीं है। मतलब हम्म। हमने जितने ही प्रोजेक्ट्स आज तक काम किए हैं उस पे हम्म। सिंपल जावास्क्रिप्ट किया रिएक्ट में भी। बस हम्म। उसका रेंडरिंग का तरीका दूसरा होता है, बट उसमें आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना होता है क्योंकि उसके लिए हमारे पास बेबल और जैसे अलग कंपाइलर्स हैं जो कि कन्वर्ट कर देते हैं जो ब्राउजर रीडेबल फॉर्मेट में आपका हम्म। जावास्क्रिप्ट जो जेएसएक्स होता है। रिएक्ट बेसिकली जेएसएक्स यूज करता है। हम्म। लाइक हम एचटीएमएल यूज करते हैं, तो इट्स हम्म। सिमिलर टू एचटीएमएल, बट वो एचटीएमएल होता नहीं है, वो जेएसएक्स होता है। तो ओके। उसको ब्राउजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ कंपाइलर्स होते हैं बेबल, जो इंस्टॉल्ड हो जाते हैं रिएक्ट के साथ ही हम्म। आपके प्रोजेक्ट। एंड वो अपना काम जब आप रन टाइम करते हैं, बिल्ड क्रिएट करते हैं या कंपाइल करते हैं इन सिंपलर टर्म्स, तो वो अपना हम्म। काम कर देते हैं और ब्राउजर स्टार्ट कर सकता है। आपको कुछ अलग से सीखने की जरूरत नहीं है कि टाइप स्क्रिप्ट हमको आना चाहिए, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट विल वर्क। हाँ, बट वन थिंग इज कि जैसे हम लोग पहले फंक्शन बेस्ड चीजें यूज करते थे, तो अब मतलब क्लास बेस्ड चीजें यूज करते थे, तो अब फंक्शनल कंपोनेंट का जमाना है। हम फंक्शनल जो एरो फंक्शंस होते हैं वो हम्म। लिखना चाहिए। दैट इज द फ्यूचर। एरो फंक्शंस आपको लिखने आने चाहिए। एंड वो ओके। भी अब ज्यादा आसान हो गए हैं। मतलब अगर आप उसमें एक बार पढ़ेंगे देखेंगे तो पहले हम्म। से ज्यादा आसान है, लिखना सीखना ज्यादा बेटर है।
ओके, जैसे बच्चों में एक बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि हम आईडी कौन सी यूज करें। बच्चे आईडी यूज करके अपने को बड़ा स्मार्ट और बड़ा वो समझ कोशिश करते हैं। तो इंडस्ट्री में कौन सी आईडी प्रेफरेबल होती है कि मतलब अगर आप मान लीजिए रिएक्ट यूज कर रहे हैं तो आप आईडी कौन सी कंपनी वाले क्या इस्तेमाल करते हैं? जी सर। सो इंडस्ट्री की बात करें तो आईडी के पर्सनल चॉइस है। हम्म। जनरली जो मोस्ट ऑफ द कंपनीज में हमने देखा है, वो हम्म। पर्सनल चॉइस होती है डेवलपर की, वो क्या यूज करना चाहता है। बट हाँ, एक जनरल टर्म्स में जो ज्यादा यूज हो रहा है वो वीएस कोड है आज के टाइम पर। वीएस उसका कोड। रीजन ये है कि इसमें एक्सटेंशंस बहुत सारे अवेलेबल हैं। हम्म। जो आपके डेली डे टू डे वर्क्स में चीजें यूज करने के लिए उसमें एक्सटेंशन इतने ज्यादा अवेलेबल है और इतनी अच्छी कम्युनिटी है। अगेन वो माइक्रोसॉफ्ट का ही एक प्रोडक्ट है वीएस कोड, तो ओके। वो प्रेफरेबल होता है। Yes, ओके। 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 तो हाँ, क्योंकि मुझे भी वीएस कोड काफी अपील करता है, लेकिन ऐसा भी होता है कंपनी में आप कह रहे हैं कि अगर किसी को नोट पैड प्लस प्लस ही पसंद है तो उसी पे काम करे, मतलब कोई ऐसी दिक्कत नहीं वो है? कर सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जितनी कंपनियों में हमने आज तक किया है या फिर हमारे दोस्त हैं, कलीग्स हैं, हम्म। तो ये एक पर्सनल चॉइस है। कंपनी इस पे आपको बाध्य नहीं करती है कि आप क्या यूज करेंगे। ओके। सीएसएस अपने से कितना लिखना पड़ता है? हम लोग ज्यादातर वेब फ्रेमवर्क का यूज करते हैं, बूटस्ट्रैप वगैरह का, या सीएसएस कुछ अपने से भी कस्टमाइज लिखा जाता है? नहीं, सीएसएस अपने से भी लिख सकते हैं, वो आप इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स पे डिपेंड करता है कैसे आप कर रहे हैं। बट सीएसएस लिखनी पड़ती है आपको। आप चाहे रिएक्ट यूज कर रहे हो या वेब टेक्नोलॉजी में डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हो या हम्म। तो आपको सीएसएस लिखनी पड़ती है। हाँ, ये होता है कि आप जब कोई प्रोजेक्ट फ्रेश स्टार्ट करते हैं तब हम्म। आपको ज़्यादा दिक्कतें आती हैं सीएसएस लिखने में। बट आप किसी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो आपको हम्म। उतनी दिक्कत नहीं फेस करनी पड़ती है, क्योंकि जनरली जो भी कंपनियां होंगी या प्रोडक्ट्स होंगे उन्होंने इतना मेंटेन करके रखी होती है अपनी लाइब्रेरी, ये क्लासेस बनी हुई हैं, बस आपको वो कॉल करना है। बहुत ही रेयर रिक्वायरमेंट आएगा कि आपको नया क्लास बनाना पड़ रहा है सीएसएस में या नई स्टाइलिंग लिखनी पड़ रही है, फिर आपको उसको हम्म। यूज करना है। क्योंकि इंडस्ट्री का क्या होता है कि स्टैंडर्ड होता है हर चीज में। किसी भी कंपनी में आप जाएंगे, किसी प्रोडक्ट में जाएंगे, तो उनका एक स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड का मतलब कि उनके सारे पेज कंसिस्टेंट होने चाहिए, सब जगह एक कलर होगा, सब जगह एक मार्जिन और पैडिंग होगी, सब जगह हेडर एंड फुटर सेम होंगे। वो ऐसा नहीं है कि हर बार डिफाइन करेंगे। तो उन्होंने एक डिफाइन करके एक सेपरेट रख लिया है, वो आप कॉल करिए और यूज करिए। जहां पर एकदम ही रिक्वायरमेंट नहीं आ रही है, देन वहां पर आपको लिखना पड़ता है। ओके। तो आजकल क्या है कि जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चों को सीधा मीन और मर्न पढ़ना है। एक समस्या बहुत ये है, वो एचटीएमएल नहीं जानते, सीएसएस नहीं जानते, तो भाई मैं हम लोग कहते हैं तो लड़कों को लगता है सर लोग को ज्यादा आता नहीं है। तो थोड़ा आप भी बताइए कि कैसे वो सीधा मीन मर्न को पढ़ें, या फिर पहले बेसिक्स किस तरीके से क्लियर करें और आगे बढ़ें? नहीं, किसी भी फील्ड में किसी भी चीजों में पहले बेसिक्स बहुत जरूरी है। हम्म। आप सीधे दौड़ नहीं सकते ना, आपको पहले चलना सीखना पड़ेगा सर। हम्म। तो बस वही बात है कि हमको पहले बेसिक्स आने चाहिए। हम मना नहीं करेंगे किसी को कि अगर वो डायरेक्ट मन स्टैक पढ़ रहे हैं तो वो नहीं कर सकते हैं या कुछ बहुत गलत हो जाएगा। हम्म। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप बेसिक्स से स्टार्ट करें, आप एचटीएमएल पढ़ें, आप सीएसएस पढ़ें, आप जावास्क्रिप्ट पढ़ें, आप जेक्वेरी भी पढ़ें। जेक्वेरी में भी अब बहुत जगह शायद यूज ना हो रही होगी, लेकिन वो आपको आइडिया एक देगी कि कैसे आपको लिखने हैं लॉजिक्स फ्रंट एंड पर, कैसे चीजें काम करती हैं। देन उसके बाद आप जो भी स्टैक आपको यूज करना है आपको वो करना चाहिए। ये अच्छा, मेरी राय है। मर्न स्टैक में जैसे मान लीजिए कि पहले नोड, तो जैसे आपने तो क्लियर कर दिया कि नोड को कोई जरूरी नहीं कि आप 100% नोड को पहले पढ़ ही डालिए। एक बेसिक लेवल जी की बिल्कुल। जावास्क्रिप्ट आती है तो आपका काम हो जाएगा। फिर जी बात आती है रिएक्ट की, तो रिएक्ट को तो मान लो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। एक्सप्रेस का जी। कितना काम होता है? एक्सप्रेस पे काम होता भी है या एक्सप्रेस के अल्टरनेटिव पे काम होता है? सर अगर हम बात करें तो मर्न में ये चारों चीजें को बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है कि आप चारों पढ़ें। ओके। आपको अपना एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट चुनना है, आपको अपनी एक्सपर्टीज चुननी है। हाँ, फ्रंट एंड सॉरी फुल स्टैक डेवलपर्स की डिमांड होती है, हमेशा रहेगी। बट ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक आता है तो आपको कहीं प्लेस नहीं मिलेगी, आपको कहीं जगह नहीं मिलेगी। आपको स्टार्ट करना है, आप एक चीज स्टार्ट करिए, आप इंडस्ट्री में जाइए, देन आप कंटिन्यू करिए, क्योंकि लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस थिंग। वो आपको हमेशा पढ़ना ही पड़ेगा। ये ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आपको हमेशा अपडेटेड रहना ही पड़ेगा। आप जॉब में आने के बाद भी आपको नई नई चीजें पढ़नी पड़ती हैं। नहीं, मैं इसको इस तो एंगल से देख रहा हूँ कि अगर एक लड़के को अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाना हो या कोई प्रोजेक्ट बनाना हो तो उस प्रोजेक्ट में उसको क्या एक्सप्रेस का कोई विकल्प अवेलेबल है? एक्सप्रेस पढ़ना ही पड़ेगा डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए? डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऐसा नहीं हम कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं, या हम बैकएंड, सपोज हमको बैकएंड कोड भी लिखना है
तो हम हम्म। जरूरी नहीं है कि नोड का ही इस्तेमाल करें, हम गो का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, हम जावा का भी कर सकते हैं, अपनी माइक्रो सर्विसेज हम दूसरी लैंग्वेजेस और प्लेटफॉर्म में भी बना सकते हैं। हम्म। हमको कोई नहीं यूज करना है इन सब में से, हम फायर बेस का यूज कर सकते हैं गूगल का, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यूज करते हैं, हमको ऐसा लगता है। हम्म। क्योंकि वो इजी है, अगर आप फ्रंट एंड काम कर रहे हो, आप फ्रंट एंड में आपका एक्सपर्टीज है, तो आप बैक एंड में उतना टाइम अगर नहीं लगाना चाह रहे हो तो आप फायर बेस यूज कर सकते हो। तो देर आर मैनी अल्टरनेटिव्स, कोई एक्सप्रेस ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्सप्रेस ही पढ़ना है हमको। हाँ, बट आई सजेस्ट कि आप जो भी करो, एक मर्न भी पढ़ना है, चारों भी पढ़ने हैं आपको, तो एक एक करके पढ़ना होगा। चारों आप एक साथ नहीं पढ़ें तो वो ज्यादा होगा, मतलब इजी होगा and अच्छा होगा। तो मर्न पढ़ने का सही सीक्वेंस क्या है, कि मतलब अगर किसी को मर्न पढ़ना हो तो उसका सही सीक्वेंस क्या है, पहले वो क्या पढ़े? सीक्वेंस तो सर इसका सही और गलत नहीं हम कहेंगे कि होगा कुछ, बट जो मतलब जो मेरी प्रेफरेंस, आसानी, हाँ, जो आपकी प्रेफरेंस है जो हाँ, आसानी से अडॉप्ट तो हो मेरी सके। प्रेफरेंस होगी, जो हमने किया है वो ये होगा कि पहले आप रिएक्ट पढ़ें, फ्रंट एंड, हम्म। क्लाइंट साइड से आपको एक कॉन्फिडेंस ही आएगा। आपको जरूरत नहीं है अभी कि हम एपीआई कॉल करें, हम डेटा फेच करें, हम, हाँ जी, आप क्रिएटिव हो, आप क्रिएटिविटी लगा करके अपने एक वेब पेज ऐसे भी डिजाइन कर सकते हो जो कि स्टैटिक है, एंड बाद में उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो डायनेमिक का, जैसे जैसे आप चीजें बैकएंड की पढ़ते जाओगे। तो ओके। फ्रंट एंड एक आपको कॉन्फिडेंस देता है कि आपने कुछ पढ़ा, आपने कुछ बनाया और वो आपके सामने दिख रहा है। उस फ्रंट एंड में भी बहुत सारी चीजें हैं, आपको पेज बनाया आपने, आप उसको जब डायनेमिक करना चाहोगे, डायनेमिक इन द सेंस कि छोटे डिवाइस में भी चले, बड़े डिवाइस में भी चले, तो उसमें आपको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, तब आप सीएसएस पढ़ेंगे, स्टाइलिंग पढ़ेंगे। तो एक प्रेफरेंस ये है कि आप पहले फ्रंट एंड पढ़ें, देन बैक एंड पढ़ें, देन डेटाबेस पढ़ें, एंड देन फिर बाकी चीजें। और डेटाबेस में आजकल लोग कहते हैं ऑरेकल खत्म हो जाएगा, मोंगो डीबी आ जाएगा। ये मोंगो का कितना इस्तेमाल है आज की डेट में इंडस्ट्री में? सर इस्तेमाल मोंगो का ये है कि अगर कोई नया प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है, कुछ नया है, तो उनके पास चॉइसेस होती हैं, वो चूज कर हम्म। सकते हैं कुछ भी। बट जो हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हैं या पुराने प्रोडक्ट्स हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये ऑब्सोलीट होने वाला है ओरेकल तुरंत अभी, क्योंकि वो जो डेटाबेसेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं, वो उनको माइग्रेट करने में बहुत समय जाता है, एंड दैट्स मतलब हेक्टिक टास्क। तो बड़ी बड़ी कंपनियां भी जो हैं वो एग्जिस्टिंग उसमें अपने चल रही हैं। हाँ, बट जो नए प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं, उनका नया कोई ऐप बनना जा रही है, तो उसमें प्रेफरेंसेस होती है कि हाँ, मोंगो डीबी वो यूज कर लें। बट अगेन दैट डिपेंड्स ऑन यूज केस, एंड मोंग मतलब डेटाबेस का अभी आई एम नॉट दैट मच अवेयर कि क्या यूज हो रहा है, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है वो सिर्फ अभी फ्रंट एंड से थी, एंड धीरे फ्रंट एंड धीरे से। मैंने अभी बैक एंड में स्टार्ट किया है। हम्म। बट हाँ, बेसिक ये है कि जो चल रहा है वो खत्म नहीं हो रहा है इतनी जल्दी कोई चीज, क्योंकि हम्म। सामने से दूर से लगता है कि बहुत चीजें आसान है, लेकिन कोई भी चीज को एक माइग्रेट करने में, पुरानी टेक्नोलॉजी से नई टेक्नोलॉजी में, बहुत ही मुश्किल काम होता है वो। ओके। चलिए, अब आप बताइए कि आप किस तरीके से यू सर्टिफाई से लेकर के आज आप करंट जहां पर हैं उसके बारे में, कुछ जर्नी के बारे में बताइए, जिससे बच्चे जो काम करने जा रहे हैं वो समझ सकें कि इंडस्ट्री में कैसे काम होता है और किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। जी सर, बिल्कुल। सो मतलब कॉलेज से ही हमारा प्लेसमेंट हुआ था, फर्स्ट ईयर। हम्म। हम फर्स्ट ईयर में तो हम लोगों ने नॉर्मल सारी पढ़ाई की, बट हम्म। सेकेंड ईयर से ही मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ वेब डेवलपेंट में, एंड हम्म। सेकेंड ईयर से ही ऑन हमने काम शुरू कर दिया था, जिसमें हम्म। आपका बहुत सपोर्ट रहा हमेशा से सर। जी। सो थैंक्स टू यू ऑल की वेब डेवलपमेंट से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ। एंड देन अगेन फिर कॉलेज में ही एक कैंप आया करता था, नेट कैंप, हम्म। जिसमें सर आते थे, तो उन्होंने भी फिर बहुत कुछ सिखाया। तो हम्म। ये आपसे और उनसे सीख करके एक वेब डेवलपमेंट इंटरेस्ट मेरा बढ़ता चला गया, जी। एंड फिर हुआ कि अब जो जॉब करनी है इसमें ही करनी है, और हम्म। फ्यूचर में इसी में कैरियर बनाना है। तो बस फिर सर कंटिन्यूअस फेज था एक लर्निंग का, वेब डेवलपमेंट पढ़ते थे, सारी चीजें पढ़ते थे, कोई भी असाइनमेंट्स हो आपके या किसी के भी, जहाँ पे भी मिल सकता था कि कुछ ये नया है और इसको हम कर लेंगे तो कुछ सीखेंगे, उसको हम हम्म। करते थे। हम्म। एंड बस ऐसे ही चलता चला गया, एंड देन फाइनल ईयर में जब यू सर्टिफाई आई कंपनी, हम अपने कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए, कैंपस ड्राइव्स के लिए, तो आई वॉज द ओनली वन हु गॉट सेलेक्टेड फ्रॉम द कैंपस। मतलब यू हम्म। सर्टिफाई में बहुत लोग गए थे, लेकिन उनके टेक रोल के लिए सिर्फ एक पोजीशन थी, तो हम्म। उसमें मेरा हुआ था। एंड मुझे बाकी याद है सारे, अच्छे से। हम्म। तो बाकी सारे फ्रेंड्स जो थे मेरे वो अलग अलग कंपनीज में गए, बट यहाँ हम्म। हम यू सर्टिफाई में आ गए।
फिर यू सर्टिफाई में हमने पीएचपी पर काम किया। एंड एक उनका एग्जिस्टिंग बना हुआ था टीपीएल, एक पुराना फ्रेमवर्क था, उस पे काम होता था, जो कि हम्म बेसिक एचटीएमएल के तरह ही था, बट कुछ चीजें उसमें डिफरेंस थी। तो हम्म वो काम करते थे, बहुत टाइम तक हमने काम किया। उसके बाद फिर वहां पर भी रिएक्ट में उन्होंने कुछ चीजें शुरू की थी अपनी, जो कि न्यू मॉड्यूल्स जो अपने बना रहे थे वो रिएक्ट में बन रहे थे। तो हम्म हमने वहाँ रिएक्ट में भी काम किया। हम्म तो अराउंड 1 ईयर 2 मंथ्स टू 1 ईयर 3 मंथ्स वहां पर हमने काम किया। एंड फिर आई डिसाइडेड टू मूव ऑन, क्योंकि करियर ग्रोथ के लिए स्विचेस करना भी जरूरी है कंपनियों हम्म का। तो फिर हमने हमने डायरेक्टली नहीं किया, क्योंकि आई वॉज नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट ऑन रिएक्ट। हमको लगा कि अभी जो है तो अपने आप को अपग्रेड करना है, सीखना है, क्योंकि हम पीएचपी पे ज्यादा वर्क कर रहे थे। ओके। एंड रिएक्ट से हम ज्यादा इम्प्रेस्ड थे, तो हमको ये लगा कि नहीं, अब रिएक्ट में जाना है, हम्म पीएचपी पर नहीं। तो फिर हमने 1 महीने का ब्रेक लिया, और उस 1 महीने में, एंड दैट वाज कोविड टाइम आल्सो। तो हम्म बहुत ही रिस्की डिसीजन था मेरा, कोविड टाइम में जब सबकी जॉब्स जा रही थी, उस टाइम जॉब छोड़ना। बट हम्म दैट वाज फ्रूटफुल। तो वो हमने 1 महीने पूरे घर में गुजार करके रिएक्ट अच्छे से पढ़ा। हम्म उसके बाद इंटरव्यूज देना शुरू किए, और इंटरव्यूज फिर हम कुछ भी दे रहे थे, मतलब जिस कंपनी का है, इवन वो, आई वाज नॉट लुकिंग एट द सैलरी एंड एनीथिंग, आई वाज जस्ट लुकिंग फॉर द इंटरव्यूज, कि हमको एक बार इंटरव्यूज देने हैं। लाइक दैट वाज अ वे ऑफ प्रिपरेशन फॉर मी। तो हमने इंटरव्यूज देने शुरू किए, क्वेश्चंस नोट डाउन करते जाते थे, जितने हो सकते थे उतने क्वेश्चन नोट डाउन करते थे हम, जितने याद रहे। कहीं लिखने को अगर मिल जाए किसी इंटरव्यू में तो वो लिख भी लेते थे क्वेश्चंस, अदरवाइज जितने हमको याद रहे वो याद करते गए। एंड करीब 1 महीने की तैयारी एंड फिर 1 महीने के इंटरव्यूज के बाद आई थॉट कि अब हाँ, आई एम रेडी फॉर रिएक्ट। तो फिर हमने फिर अपनी कंपनी शॉर्टलिस्ट करना शुरू की, कि हाँ, इसमें हमको अप्लाई करना है। एंड हम्म देन उसमें से ही एक कंपनी थी क्लिफएक्स टेक्नोलॉजीज करके, जहाँ पर हमने ज्वाइन किया एज अ रिएक्ट डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोजीशन पर। फिर वहां पर एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट हमको मिला, जिसमें हमने रिएक्ट में बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ अपग्रेड किया। वहां पर समझ में आया कि आप जो पढ़ते हो उससे, और जो आपको रियलिटी में जो काम करना होता है, उसमें बहुत डिफरेंस बहुत होता है बहुत आपको, फर्क होता है। बहुत फर्क होता है। तो हमको लगा था कि हाँ, हम रेडी हैं, रिएक्ट हमको एकदम अच्छे से आ चुकी है। लेकिन नहीं, जब वहां पर हम गए तो हमको कुछ नया सीखने को मिला डे बाय डे। फिर हमने रिएक्ट वहाँ सीखा, पढ़ा, बहुत अच्छा लग रहा था उस कंपनी में, बहुत अच्छी चीजें थी। बट ड्यू टू सम रीजंस वहाँ पर हम आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए ज्यादा दिन, तो हमको वहाँ अराउंड 7-8 मंथ्स में ही स्विच करना पड़ा, ड्यू टू सम फैमिली रीजंस। एंड देन आई ज्वाइंड जीबिया। सो जीबिया आईटी आर्किटेक्ट, एक CMMI 5 लेवल की कंपनी है, जिसमें ओके। मोर देन 10,000 एम्प्लॉयज है फॉर नाउ। तो हम्म उसमें जब हम असाइन हुए, तो असाइन मतलब ज्वाइन किया, तो ज्वाइन करने के 15 डेज बाद ही क्लाइंट इंटरव्यूज होते हैं। हाँ, तो दिस इज वन मोर थिंग जो शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा। आप सर्विस बेस्ड कंपनी जब ज्वाइन कर लेते हो, तो आपको ऐसा नहीं है कि तुरंत ही प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। आपको कुछ दिन बैठना पड़ता है, फिर क्लाइंट्स आते हैं और क्लाइंट्स भी इंटरव्यू लेते हैं। ओके। एंड देन वो आपको प्रोजेक्ट असाइन करते हैं कि आपको लेंगे या नहीं लेंगे। सैलरी आपकी आती रहेगी, उसकी आपको चिंता नहीं करनी है। बट अच्छा। काम आपको ऐसा नहीं है कि तुरंत ही मिल जाएगा। दैट डिपेंड्स हम्म कि आप कितने क्लाइंट रिक्वायरमेंट आ रही है, कितने इंटरव्यूज क्लाइंट को दे रहे हो, एंड कौन सा क्लाइंट आपको सेलेक्ट कर रहा है। तो जीबिया में भी मैंने 2-3 इंटरव्यूज दिए उनके इंटरनल क्लाइंट्स के लिए। मोस्टली उसमें बैंक्स ही थे। बट देन आई गॉट सिलेक्टेड फॉर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अच्छा, मतलब आप एक तो बार कंपनी के लिए सेलेक्ट होते हो, फिर एक बार क्लाइंट के लिए सेलेक्ट होते हो। जी सर, सर्विस बेस्ड है। कंपनी का सबका यही चीज है। अच्छा प्रोडक्ट ये। बेस में तो आपको एक बार इंटरव्यू देना है। बट हम्म क्लाइंट, जो सर्विस बेस्ड कंपनी है, इसमें आपको क्लाइंट के लिए इंटरव्यूज देने पड़ते हैं। ओके। और एक बार प्रोजेक्ट खत्म हुआ या उस प्रोजेक्ट से आपको स्विच करना हुआ, तो फिर से आपको दूसरे अगले क्लाइंट के लिए भी देना पड़ता है इंटरव्यू। देना। ओके तो ओके, ये तो नई हाँ, बात तो है, जो वाकई नई भी बात लोग, है। जी सर, तो जो लोग भी सर्विस बेस्ड में ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये बात उनको ध्यान में रखनी चाहिए हम्म कि वो अगर ज्वाइन कर लें, तो क्या होता है, अक्सर लोग ज्वाइन करने के बाद काम नहीं आता है, तो सोचते हैं कि अरे वाह, बड़ी अच्छी कंपनी है, अभी काम नहीं आ रहा है, सैलरी आ रही है। नहीं, वो टाइम होता है आपको अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। हम्म। तो हाँ, एक ये है। फिर हमने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ज्वाइन किया सर। एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जहाँ हमको मतलब पहला एक्सपोजर मिला इंडस्ट्री का, कि हाउ थिंग्स रियली वर्क, और कितना क्रिटिकल काम है हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का भी। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी कर देंगे और वो चल जाएगा। आपको बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, बहुत सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, वो आवाज आ रही है।
हाँ भाई, आवाज आ रही है। हाँ। हाँ, तो बहुत, यस सर, आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई थी। ओके। तो वहां पर हमको एक एक्सपोजर मिला कि हाँ, व्हाट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रियली इज। जैसा, जस्ट फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने सुना होगा कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग लाइन है, वो अचानक से बंद नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें होती हैं, तो इसी तरह सॉफ्टवेयर में भी है। यहाँ पर हमारा कंटिन्यूअस डेवलपमेंट होता रहता है, कोई चीज को हम रोक नहीं सकते हैं। वो एक डेवॉप्स की एक चीज है, CI/CD, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। हम्म हमारी हम्म 1000 डेवलपर्स की टीम है, कोई ना कोई कुछ कमिट कर रहा है, एंड हम्म वो हम्म, प्रोडक्शन में जाता है। हमारा आज का कोड प्रोडक्शन में 1 महीने बाद जाता है। ओके। तो ये बहुत, हाँ मतलब, अलग अलग कंपनीज में अलग होता है, बट मोस्टली यही होता है, CI/CD जो फॉलो करते हैं। तो कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, मतलब कंटिन्यूअस डेवलपमेंट चल रहा है, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन होता जा रहा है। एंड देन एक टाइम जब मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि हाँ, थिंग्स आर रेडी, वो टेस्टेड है, सब कुछ है, तो वो प्रोडक्शन को अपडेट करते हैं। ओके। एंड वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं, बट हाँ, वो बहुत ही मतलब, आपको ऐसा लगा कि हाँ, यू आर रियली डूइंग समथिंग। ऐसा नहीं सिर्फ हम कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, जो कि एक जनरली धारणा होती है लोगों की सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की। हम्म। तो बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम भी है। जैसे जैसे आप बढ़ते हैं, कंपनीज आपको अच्छी मिलेंगी। जस्ट ऑन दिस, हम इसमें एक एक इंसिडेंट है अभी रिसेंट का ही, तो उसमें हम ज्यादा डिटेल तो नहीं दे सकते क्योंकि कॉन्फिडेंशियल है, बट नहीं जस्ट नहीं, टू गिव द जितना आप बता सीवियरिटी सकें ऑफ, पब्लिक, हाँ बिल्कुल जी। हाँ, उसमें एक कोड की गलती से अभी बैंक को हमारे 2.5 करोड़ का नुकसान हुआ, ओह माय गॉड। जस्ट बिकॉज ऑफ वन लाइन। बट हाँ, ठीक है, दैट इज अ पार्ट ऑफ वर्क। ऐसा नहीं है कि किसमें उसमें किसी को कुछ बोला गया हो या बोला गया, उसका रूट कॉज फाइंड किया गया, एनालिसिस किया गया, आगे से ऐसी चीजें ना हो ये डिसाइड किया गया। तो ये मतलब सीवीआरटी हम जस्ट एक बता रहे हैं कि एक बहुत ही जिम्मेदारी का काम होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी। हाँ, तो एक गलत जैसे जैसे सॉफ्टवेयर आप आपने बना फाइनल, दिया, खास तौर से जहाँ ट्रांजेक्शन है, तो वहां तो बहुत ढेर सारा लॉस हो ही जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो BFSI मत सॉरी, ये मतलब ये फाइनेंस की जो इंडस्ट्री है, इसमें आपको बहुत संभल के काम करना पड़ता है। सॉफ्टवेयर में भी हम्म इंडस्ट्रीज हो गई हैं अब, ये फाइनेंस टेक्नोलॉजी है हमारी, फिनटेक की है, जो हम्म बैंकिंग है, पेटीएम है, फोनपे है, ये सारी। हमारी हम्म, इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स की अलग एक इंडस्ट्री पूरी चलती है, जो कंपनियां एक्सपर्ट होती हैं कि हम सॉफ्टवेयर के, इंश्योरेंस के सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। ओके। देन हमारी रिटेल होती हैं, e-commerce होती हैं। तो इसमें भी अब ये डिवाइडेड हो गए हैं सॉफ्टवेयर के अंदर भी, दे हैव देयर ओन एक्सपर्टीज। ओके। तो ये चीजें फिर हमने IDFC में काम किया, जीबिया के थ्रू करीब 1 साल काम किया। देन अगेन आई वाज लुकिंग फॉर सम अपॉर्चुनिटीज कि अब कुछ और सीखा जाए, कुछ और चेंज किया जाए। तो फिर हमने जॉब्स के लिए अप्लाई, मतलब हमको आने लगे मैसेजेस शुरू हुए लिंक्डइन पर। एक और चीज है फ्रेशर्स के लिए भी, और जो अभी जिन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया है, कीप योर लिंक्डइन अपडेटेड। आप लिंक्डइन अपना अपडेटेड रखिए, अक्सर पोस्ट्स करते रहिए, या फिर आप कनेक्शंस बनाइए अपने लिंक्डइन पर, जिनको आप लगता है, जिस कंपनी को आप एस्पायर करते हैं, हम यहाँ पे जाना चाहते हैं, वहाँ के HR से, वहाँ की लीडरशिप टीम्स को आप कनेक्ट करिए, उनको फॉलो करिए। तो ये आपको हेल्पफुल होता है। ओके। तो लिंक्डइन से फिर हमको कुछ जॉब ऑफर्स आना शुरू हुए, मतलब इंटरव्यूज के लिए। तो हमने देना शुरू किया इंटरव्यूज। देन अगेन आई गॉट सिलेक्टेड इन वन ऑफ द हेल्थ केयर कंपनी, एक्सट्रिया टेक्नोलॉजीज करके थी। तो उस पे मेरा सिलेक्शन हुआ। बट इधर मेरा IDFC में इट वाज गोइंग क्रिटिकल, दे वांटेड मी कि आई शुड स्टे इन दैट प्रोजेक्ट, वो हमको हम्म जाना नहीं देना चाह रहे थे। एंड हम्म। जीबिया वाज आल्सो फाइन, बट ड्यू टू सम रीजंस एंड मैनेजमेंट चेंजेस, कुछ चीजें प्रॉपर उस तरह से फ्लो में एक नहीं जा पाई। तो आई वाज आल्सो कंफ्यूज्ड कि अभी करना क्या है। बट वन डे IDFC डायरेक्टली ऑफर्ड मी कि आप जो है हमको डायरेक्टली ज्वाइन कीजिए। दिस इज वेरी रेयर, बट क्योंकि आपका एक, जब सर्विस बेस्ड कंपनी में आप साइन करते हो जॉब के लिए, तो एक क्लॉज होता है, यू शुड नॉट ज्वाइन द क्लाइंट विद इन 6 मंथ्स ऑफ लीविंग। ओके। मतलब आप डायरेक्टली को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। बट अगेन हम्म। उसका प्रोसेस फॉलो किया, क्योंकि आई वॉज अ क्रिटिकल रिसोर्स फॉर IDFC। तो उन्होंने NOC वगैरह ली सारी, सब कुछ। एंड आई ज्वाइंड IDFC डायरेक्टली, मतलब सब कुछ मेरा काम सब कुछ वैसा ही था, बट पे रोल बदल गया जीबिया से IDFC बैंक, अब हम बैंक के एम्प्लॉय हो गए। नहीं तो सो इसको हम करेंटली लोग आई एम ऐसे, वर्किंग। हाँ, इसको ऐसे कह सकते हैं कि अच्छे काम जो है पे ऑफ करता है, तो आप अच्छा काम करते बिल्कुल थे, सर, उन्होंने आपको सीधा हायर किया। हायर किया जी। ओके। एंड फिर हायर ही किया, और अभी लास्ट मंथ हमारे अप्रेजल साइकिल्स थी, तो अभी
आई हैव गॉट प्रमोटेड ऑल्सो, और अभी हम डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट पर हैं इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सो अच्छा। या दैट्स माय करंट जॉब। ओके, वेरी गुड, ग्रेट। तो बहुत अच्छा लगा वैभव आपसे बात करके, और हमेशा अच्छा लगता है। और अ, एक छोटी कंपनी से आज आप जिस बैंक वाली कंपनी में हैं जिसमें आप काम कर रहे हो, वो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी पोजीशन पे आप हैं। और ऐसे ही मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और जब भी मौका मिले तो स्टूडेंट्स को क्या हम लोग बेहतर कर सकते हैं, क्या उनको गाइड कर सकते हैं, कुछ भी आपको लगे कि ये बच्चों को जानना चाहिए, तो आप मेरे से अप्रोच करिए, देन वी विल डिस्कस अगेन। बिल्कुल सर, हम हमेशा आपके टच में रहेंगे। एंड यू आर वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स हु आई गॉट टू मीट इन यूनाइटेड। और नहीं मैं नहीं ये हमेशा बात करता हूँ यहाँ तक मेरे घर में सब आपका नाम जानते हैं अब। अच्छा, नहीं, आप लोग जी हैं इसीलिए हम लोग हैं। तो आप जी सर। जब तक डिजर्विंग कैंडिडेट हो नहीं होगा, टीचर कितना भी अच्छा करे वो नहीं कर सकते। तो आप डिजर्विंग हैं इसलिए हम हैं। और थैंक यू सो मच फॉर द अप्रिसिएशन। और आप भी डिजर्व करते हैं और आगे बढ़ने के लिए। थैंक थैंक यू सो मच। यू सर।